अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया इमाम और समा के मेहमान में एज़ यूजुअल वादे के मुताबिक आपको ले आई हूँ मंडे के दिन एक और ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने के लिए जनाब, जो कि बहुत ही भरपूर बोलते हैं, बहुत दबंग, बहुत शोला बयां है। वो जब जब जहाँ जहाँ जिस प्रोग्राम में नज़र आते हैं लोग थोड़ा सा घबराते हैं, लेकिन नाजरीन बड़े शौक़ से उन्हें सुनते हैं क्योंकि वो सच बोलते हैं, खरा बोलते हैं और ज़रा गुस्से में रहते हैं। लेकिन आज के शो में वो गुस्से में बिल्कुल नहीं होंगे और हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनके गुस्से का ये जो अंदाज़ है, ये क्या ख़ानदानी है, विरसे में मिला है या फिर पार्टी की तरफ से आया है। पार्टी से थोड़ा सा नाराज़ है, कुछ पहचाने आप पहचाने? जी हाँ जनाब, बिल्कुल सही। हम हैं इस वक्त डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के फार्म हाउस पे। फार्म हाउस भी आपको साथ साथ दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल डॉक्टर साहब से मिलते हैं, चल के आपको मिलवाते हैं और जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की कुछ वो छोटी मीठी बातें हैं जो मैं और आप नहीं जानते हैं, लेकिन अब के बाद जानने लगेंगे। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आइए प्लीज। डॉक्टर साहब आप तो डरा रहे, वहाँ बाहर भी शेर ही शेर, यहाँ भी कुछ चीता, उधर शेर। ये बता दें नून लीग में तो नहीं शामिल होने वाले? फिलहाल कोई इरादा नहीं है जी। सर शेरों से मोहब्बत तो यही बता रही है मुझे। शेर जानवर ऐसा है जिससे मोहब्बत होनी चाहिए। मुझे तो डर लग रहा है सर, आपकी मोहब्बत थोड़ी खतरनाक सी मुझे साबित हो रही है। फिलहाल चलते हैं। थैंक यू सर। यानी कि हम आपको नाश्ते पे तंग कर रहे हैं। ओह वाह डॉक्टर साहब, ये रोज़ ऐसे ही नाश्ता होता है? नहीं जी, मैं तो मेरे लिए खास तैयारी नाश्ता नहीं करता हूँ। बताया गया कि आपने नाश्ता नहीं किया हुआ, तो मैंने थोड़ा सा। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। आपको जब जब भी हमने बात करते सुना, बड़ा ही कुछ शोला बयां होते हैं आप। आज की गुफ्तगू ये नहीं है। आपने इंट्रो में कह दिया था कि मैं गुस्से में नजर आता हूँ हमेशा, तो आज मैंने थोड़ा सा अपने को कंट्रोल किया है कि जो एक्चुअल मी है वो नजर आना चाहिए ना। और हम चाहते भी हैं जो एक्चुअल ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब है वो अब नजर आए। जी जी, क्योंकि वाकई लोग आपको देखना चाहते हैं। एक अजीब सा, वाह सर आप तो चाहते हैं कि मैं आज पूरी ही डाइट अपनी ख़त्म कर दूं। एक दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एज अ डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब ब्रेकफास्ट है आपके लिए। एमबीबीएस डॉक्टर हैं, आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं की डॉक्टर साहब? मैंने प्रैक्टिस की 8 साल। अच्छा माशाल्लाह। 4 इयर्स मैंने आर्मी में सर्व किया, आर्मी मेडिकल कोर में एज कैप्टन। 4 इयर्स मैंने आर्मी मेडिकल कोर में और 4 इयर्स मैंने PIA में, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में। तो 8 साल मैंने बाकायदा डॉक्टरी की है। और अब आप सियासत की डॉक्टरी कर रहे हैं। आप सर्जन ना कह दें, सियासी सर्जन। पता नहीं सियासी सर्जन हूँ या सियासी मरीज हूँ, आई डोंट नो। ये बड़ा डायग्नोसिस बड़ा मुश्किल है इस चीज़ का। और डॉक्टर साहब को नाश्ता देख के और इनकी ज़बानी ये सुन के कि सिर्फ एक स्लाइस लेते हैं, तो जो आप लोगों ने मुख्तलिफ बातें अपने शोज़ में सुनी होंगी ना कि पता नहीं किस पानी से इनकी इब्तिदा होती है, सुबह से शाम तक ये सिर्फ उस पानी के ऊपर चलते हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं ये मेरा ख्याल है कि उड़ा देने वाली बात है। और हमारे मुल्क में बड़ा आसान है किसी को बुरा कह के ख़ुद को अच्छा कहना। आप देखें कि सेम लोग किसी भी पर्सनैलिटी के लिए जी, कभी आप उनसे मिलेंगे बहुत तारीफ़ें कर रहे होंगे, कभी उनकी बहुत बुराई कर रहे होंगे। तो लोगों को चाहिए सिर्फ बात करने के लिए, टू मेक अ कन्वर्सेशन। तो इसलिए लोगों की बात माइंड नहीं करना चाहिए। आदमी को अपना किरदार ठीक रखना चाहिए। आप तो दिल पे ले जाते होते हैं, जवाब भी बड़े करारे देते हैं। फिर ऐसा जवाब आता है कि अगला भी सोचता है कि ओए होए ये मैंने क्या कर दिया। मैंने जवाब सही ना दिया जाए तो वो डरपोकों में शुमार हो जाता है बंदा। सही। तो इसलिए जवाब भी सही देना चाहिए। आपकी जीत, अपनी जीत को अपनी नज़र से, सियासी नज़र से कैसा देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये ऑर्डिनरी लोग जो सड़क पे हैं, जो सफ़रर्स हैं, ये उनकी जीत है। और इसमें हमारा कोई बड़ा कमाल नहीं है। उनकी सफरिंग्स का थोड़ा सा रेजोल्यूशन का हल अगर उनको दिया जाए तो वो सपोर्ट करते हैं, और उनके साथ अगर आदमी खड़ा रहे मुश्किल टाइम में तो वो आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो बस यही हुआ है यहाँ। आपने अपने इलाके में काम भी काफ़ी करवाया? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब
इलेक्शन के लिए या इलेक्शन के अलावा भी होता है काम? नहीं, हमारा राउंड द ईयर होता है पब्लिक से इंटरेक्शन. अब जाहिर है जब गवर्नमेंट में नहीं है तो गवर्नमेंट वाले काम डेवलपमेंट और वो तो नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को दुखों में तो शामिल हो सकते हैं. सर जब गवर्नमेंट में थे, बात गवर्नमेंट की आई है तो एक बात ऐसी बात से बात नहीं करेगी. माशाल्लाह आपकी पार्टी ने 5 साल गवर्नमेंट पूरे कंप्लीट की, क्यों नहीं उस तरह सर्व कर सके जिस तरह करना चाहिए था? प्रायोरिटीज़ चेंज हो गए. जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो तौर तरीके थे सही, वो हम सब भूल गए और हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 सिर्फ अपना मतलब है वो जो इक़्तिदार था उसे आसिफ संभालना. साहब ने कहा था ना खपे, तो उनको हर चीज़ खपे मीन्स हर चीज़ उन्हें चाहिए. थी. तो इस वजह से हम लोगों को डिलीवर कुछ नहीं कर सके, क्योंकि डिलीवरेंस में जो हम दिखाते भी थे कि हम डिलीवर कर रहे हैं वो एक्चुअली अपने आप को और अपने पॉकेट्स को डिलीवर कर रहे होते थे और पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं था. मानते हैं आप जी मैं बिल्कुल मानता हूँ कि 5 साल में जितनी करप्शन हुई, अवाम के नाम पे जितना पैसा लूटा गया, अनप्रेसिडेंटेड करप्शन है जिसका कोई मैच ही नहीं है. हिस्ट्री में कभी भी पाकिस्तान में इतनी करप्शन नहीं हुई जो पिछले 5 साल और ये जो 2.5-3 साल और हैं इसमें जो करप्शन हुई है, मतलब है जिसका मैच ही नहीं है कोई. कहते हैं कि जरदारी साहब जो हैं वो मुफाहमत के बादशाह हैं. आप क्या कहते हैं मुफाहमत के बादशाह? मैं समझता हूँ आसिफ ने जो किया रिकन्सिलिएशन वो टेररिस्ट और क्रिमिनल्स के साथ की और अपने सेल्फ इंटरेस्ट में अपने गवर्नमेंट को तूल देने के लिए, और गवर्नमेंट को तूल वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट में दे रहे थे अपना माल कमाने के लिए. अब कहाँ है? अमीन फ़हीम साहब के फ्यूनरल पे भी वो हमें नज़र नहीं आए. इसके अलावा बीबी की बरसी गुजरी उस पर वो नज़र नहीं आए. तो अब कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं उनको भी पता चल गया कि हूँ पाकिस्तान आए तो फड़े आ जाऊँगा? 100% ये उन्हें पता है. अच्छा जी. वो बहुत होशियार आदमी है, वो कभी भी ये रिस्क नहीं लेगा. मुझे अफसोस हुआ आज सुबह मैं उठने के बाद मैंने टीवी खोला जी, तो एतजाज़ साहब का एक बयान चल रहा था जो उन्होंने गालिबन कल दिया है सेनेट में कि आसिफ साहब कहीं नहीं गए, आसिफ साहब बीमार हैं इसलिए नहीं आ रहे और इलाज कराने. और पीपल्स पार्टी जो रह गई है जिसका नाम पीपल्स पार्टी है लेकिन है जरदारी लीग जी, उनमें तो कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसकी क्रेडिबिलिटी हो. 0 क्रेडिबिलिटी है सारे लीडरान की. सही. इसलिए अब उन्होंने बेचारे एतजाज़ को जिसकी कुछ क्रेडिबिलिटी बाकी है उनको ला के खड़ा किया कि वो आसिफ साहब की वकालत करें दोबारा और आके बयान दे के जी वो भागे नहीं हैं, वो आ जाएंगे और ये वो, हालांकि वो कभी भी नहीं आएंगे. ये 27 दिसंबर को जो मोहतरमा की शहादत का दिन जो हम मनाते हैं, इससे हफ्ता पहले मैंने चैलेंज थ्रो किया था ऑन मीडिया. मैंने कहा था मैं चैलेंज करता हूँ कि आसिफ जरदारी कभी भी नहीं आएगा, अगर वो आ गया मैं सियासत छोड़ दूंगा. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी बात साबित की और वो नहीं आया. और अब भी मैं कहता हूँ वो नहीं आएगा जब तक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ हैं, जब तक कम से कम इनके टेन्योर में वो कभी भी नहीं आते. नहीं आए. मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो मुफाहमत के बादशाह कहते हैं ना जरदारी साहब को, तो वो अब मुझे लगता है कि वो कहते हैं कि मेरी बारी आ रही है वाली है, जैसे इलेक्शन करीब आएंगे फिर आ जाएंगे उन मेरी बारी आ गई, चल भाई दो भाई दो आराम करो थोड़े अरसे तक, अब हमारी बारी है. देखिए लोग, मैं नहीं समझता कि इतने बेवकूफ़ रहे हैं. मुझे तो लगता है सर अभी भी है. नहीं, पंजाब में देखें कि वॉश ऑफ हो गई है. पंजाब में आसिफ जरदारी का कोई तस्वीर लगाने के लिए तैयार नहीं अपने पैनाफ्लेक्स में या पोस्टर्स में. पंजाब में यह हाल है, सरहद में यह हाल है, बलूचिस्तान में हाल है. बाकी बचा है सिंध, वो भी इस वजह से बच गया है कि सिंध में गवर्नमेंट सो कॉल्ड पीपल्स पार्टी की है. तो गवर्नमेंट में जो लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, कोई ट्रांसफ़र, पोस्टिंग्स, नौकरियां, और ये TMS में जो करप्शन है, करोड़ 1.5 करोड़ पे एवरी मंथ एक TMS से निकाले जाते हैं और पॉलिटिशियंस ले जाते हैं. तो इस वजह से लोग चिपके हुए हैं गवर्नमेंट के साथ, अदरवाइज कब के छोड़ गए होते हैं. नाजरीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद यकीनन हम ये जानेंगे कि क्या अगली गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की आने वाली है, हमारी बारी आ रही है, या फिर कोई नए चेहरे आने वाले हैं,
یا پھر ہمارے ملک کا مستقبل مرزا صاحب کی نظر میں کیا ہے. لیکن یہ سب کچھ ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. یقیناً یہ جگہ نہیں ہوگی تب تک ہم ناشتہ کر چکے ہوں گے اور ایک کسی خوبصورت جگہ پہ بیٹھ کے اس سے مزید بات